हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का आज से क्लास में स्वागत करता हूं। आज से मैं इतिहास के लिए प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट का पहला जो प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन, और चौथा है भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिलालेखों का अध्ययन। ये एपिग्राफी जो है एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन युग को चिन्हित करें। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 युग के बारे में है। एक हो गया ताम्र युग, ये दूसरा हो गया पाषाण युग, तीसरा हो गया मध्य पाषाण युग, और चौथा हो गया प्राचीन शिलालेख युग। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा सही उत्तर है? तो हमारा सही उत्तर है प्राचीन शिलालेख युग। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? अब इसके 4 विकल्प दिए गए हैं सिंधु सभ्यता के विषय में। ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग, और चौथा है आद्य ऐतिहासिक युग। तो बताएं इन चारों में से इसका कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग क्यों होगा? क्योंकि इन सबका अपना अपना वर्णन है। जैसे ऐतिहासिक युग अर्थात जिस काल का इतिहास लिखित रूप से उपलब्ध है उसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक युग जिस काल के उपलब्ध लेख तो उपलब्ध हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस काल में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के काल में बहुत सारे अक्षर और लेख मिले हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाया जा चुका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है जिस युग के लेख नहीं है, कोई लेख उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से सिंधु सभ्यता जो काल है उसके लेख उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। अब जो चौथा हमारा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 4 विकल्प हैं इसके। विशाल स्नानागार जिसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, दूसरा है बड़ा अन्नागार जिसे ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं, तीसरा है सभा भवन, और चौथा है आयताकार भवन। तो इन चारों विकल्पों में से बताएं कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आयताकार भवन। ठीक है, चलिए अब हम अगले 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 5वां प्रश्न आ गया है हमारे सामने। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जिसे सिंधु स्थल भी नाम से जाना जाता है उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम किस विद्वानों के द्वारा दिया गया है? तो आपके पास 4 विकल्प हैं। M.E.M. व्हीलर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर S.R. राव, तीसरा विकल्प है सर जॉन मार्शल, और चौथा विकल्प है आपका डॉक्टर सांकलिया। ठीक है, तो बताएं इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 6ठा प्रश्न। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से देखेंगे। विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए जाने वाले कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी जाती है? यानी इतने सारे समूह दिए हुए हैं, इसमें से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित है? पहला है अल्पाइन, दूसरा है मेडिटेरियन, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और पांचवा है सेमेटाइड। अब इसमें से सही कूट का उत्तर चुनना है, ABCD। ए में हमने बताया सभी, यानी ये सभी जाति के लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दूसरा जो विकल्प है 1, 2, 3, 4, यानी अल्पाइन, मेडिटेरियन, मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड।
तीसरा विकल्प जो बताया गया है वह है 2, 3, 4, 5 अर्थात वेजिटेरियन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और सिमेटाइड। अल्पाइन को नहीं बोलता तीसरा विकल्प। और चौथा विकल्प बताता है अल्पाइन ए, उसके बाद 3 मंगोलाइड, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और सिमाइट। तो इन चारों विकल्पों में आप देखें और बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात 1, 2, 3, 4। इट मीन्स कि सिंधु सभ्यता के लोग अल्पाइन जाति के थे, मेडिटेरियन जाति के थे, मंगोलियाइड जाति के थे और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति को बिलोंग करते थे। ये सिमाइट जाति को बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अब हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सिंधु शहरों में किस शहर के घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के नगर जो भी बनाए गए थे उसमें किसी भी घर का जो प्रवेश द्वार होता था वो रोड के सामने या सड़क के सामने नहीं होकर के गलियों की तरफ खुलता था। लेकिन कोई एक शहर है जिसका जो प्रवेश द्वार था वो सड़कों की ओर खुलता था और उसके आपके 4 विकल्प हैं, चान्होदाड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो बताएं कि इनमें से कौन सी विकल्प होगा, कहां पे खुलता था। आपके सवाल फिर से समझ लें एक बार कि कौन सी जो शहर है उसके घर का प्रवेश द्वार ये मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लोथल। ठीक है, चलिए लोथल का जो घरों का जो द्वार है वो सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैंधवों के निर्यात की मुख्य चीजें इनमें से कौन सी थी, यानी सैंधववासी किन किन चीजों का निर्यात करते थे। पहला है सोना चांदी, दूसरा है कपड़े के सामान, तीसरा है टेराकोटा जिसे मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं, चौथा है सील और पांचवा है बर्तन। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 5 और इनमें से सभी। तो ध्यान से देखें कि कौन कौन सी चीजें वहां मिलती थी जो उनको निर्यात करते थे सैंधववासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 2, 3, 5 अर्थात कपड़े के सामान, टेराकोटा यानी मिट्टी से बने सामान और बर्तन। ये चीजें सैंधववासी निर्यात करते थे। ठीक है, तो ये हमारा 8वां प्रश्न हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न थोड़ा सा सूची में है। चलिए सूची 1 को 2 में सही जोड़े बनाकर कूट में सही उत्तर दें। सूची 1 है, सूची 2 है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सिंध। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कालीबंगा जो है यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, राजस्थान। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ मिला है, सिंध में। हड़प्पा या रोपड़ पंजाब में मिला है और सुरकोटदा ये गुजरात में मिला है। तो इसी आधार पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। डी का मतलब कालीबंगा का 2 यानी राजस्थान। ठीक है, बी का 4 यानी देखिए मोहनजोदड़ो का सिंध, सी का 1 हड़प्पा का पंजाब और सुरकोटदा का 3 यानी गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो 10वां प्रश्न है यह भी वही सूची मिलान के लिए है। सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों के जोड़े बनाइए। एक तरफ है सूची 1 और एक तरफ है सूची 2। सूची 1 में आप देखिए हड़प्पा, चान्होदोड़ो, मोहनजोदड़ो और रंगपुर है। तो सबसे बड़ा सिंधु स्थल चावल के भूसे की खोज, पहला खोजा गया सिंधु स्थल और बिना दुर्ग वाला सैंधव नगर। तो इसका क्रम आप ध्यान दें, आपको याद होगा अगर, तो हड़प्पा जो है पहला खोजा गया
सिंधु स्थल है, यानी ए का 3। देखिए ए का 3 ये 2 है, इसमें से कोई होगा। उसके बाद आते हैं चानुदाड़ो में। तो चानुदाड़ो जो है बिना दुर्ग वाला सैंधव नगर है, यानी बी का 4। तो बी का 4 देखिए दोनों में है, सी और डी में। तीसरा जो हमारा है मोहनजोदाड़ो, ये सबसे बड़ा सिंधु स्थल है, सी का 1, यानी सी का 1 ये हो गया। और रंगपुर के बारे में हमें पता है, रंगपुर में आपको चावल की भूसे की खोज की गई थी। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, देख लिया आप लोग। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो 11वां प्रश्न, ये भी सूची में है। तो इसे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से देखिए और दोनों को देखने के बाद सही उत्तर बताएं। मांदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकागेडोर। मैंने आपको चौहद्दी बताई थी। सबसे पूर्वी पूरा स्थल, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी। तो जहां तक आपको पता है मांदा क्या था, मांदा जो है वो है आपका कहाँ पे था, ये चीज आपको देखना है और ये बताना है कि कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है यानी कौन सही है। तो सबसे पूर्वी स्थल मांदा, ये गलत है। ठीक है। दायमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है, ये एकदम सही बात है, दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद को माना जाता है। आलमगीर जो है सबसे उत्तरी स्थल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आलमगीर जो है ये पूर्वी स्थल है, ये उत्तरी स्थल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दायमाबाद सही है और सुतकागेडोर जो सबसे पश्चिमी स्थल है, ये दोनों सही है। यानी आपका दायमाबाद वाला ऑप्शन और सुतकागेडोर वाला ऑप्शन सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा सी 2 और 4, यानी दायमाबाद और 4। ठीक है, सुतकागेडोर, ये दोनों सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न जो 12वां है वो, इनमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी 4 जोड़े हैं, इन चारों में से कौन से सही जोड़े हैं इसका पता लगाना है। हड़प्पा, गोदीबाड़ा, ये नहीं, ये तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल का मंदिर नुमा ढांचा, ये भी गलत है, यहां लोथल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तीसरा है हमारा सुरकोटदा, जहां हमें घोड़े के अवशेष मिले, ये एकदम सही है सुरकोटदा। और मोहनजोदड़ो में चावल के प्रमाण तो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी इन चारों में हमारा सी ऑप्शन जो है सुरकोटदा, जहां पे हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले, ये गुजरात में है, तो ये सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। यह भी एक कूट मिलान वाला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता द्वारा आयातित वस्तुओं एवं उसकी प्राप्ति स्थल। अब मैंने बताया पहले आपको निर्यातित वस्तुओं के बारे में, अब आयातित वस्तुओं के बारे में। तो देखिए हमारे पास कूट 1 है और कूट बी है, इसको मिलाना है। तो तांबा कहाँ से आयातित किया जाता था, तो तांबा को आयात राजस्थान से, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा स्रोत राजस्थान में मिलता है। टिन के बारे में बताएं तो ये बिहार में मिलता है। ठीक है, लाजवर्द जो पत्थर है वो मूल रूप से अफगानिस्तान से पाया जाता है। और फिरोजा जो है, फिरोजा का जो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू में आता है फिरोजा पत्थर, वो बेसिकली पर्शिया से पाया जाता है और वहीं से आयातित होता था। और अरियल घोड़ा जो है यह मध्य एशिया से प्राप्त होता था। तो आपने देखा और समझ लिए, इस हिसाब से हमारा जो विकल्प ए है, ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुछ समय पूर्व खोजा गया हड़प्पा नगर कौन था? हमारे 4 विकल्प हैं, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो आपको जहां तक ज्ञात होगा सबसे आधुनिक मतलब सबसे अंतिम जो पूरा स्थल खोजा गया है हड़प्पा का, वह है धौलावीरा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर सी होगा 14 का। आगे बढ़ेंगे। 15वां जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और आमरी। इन चारों विकल्पों में आपको पता है कि चावल के प्रमाण और खेती के प्रमाण हमें मेहरगढ़ में मिले हैं। तो 15वां का हमारा आंसर होगा मेहरगढ़। हमारा अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ठीक है,
यानी संगीत का जनक हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। आपके 4 विकल्प हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक मानते हैं, तो इसका 16वां का सही विकल्प होगा सामवेद, यानी विकल्प बी। 17वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 17वां जो प्रश्न है उसमें हमारा प्रश्न ये है कि श्रुति साहित्य में इनमें से कौन नहीं आता। ठीक है, श्रुति साहित्य में कौन कौन नहीं आता, तो 4 विकल्प हैं, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक और उपनिषद। तो इन चारों विकल्प में हम देखेंगे कि ब्राह्मण को सुना जाता है, आरण्यक को सुना जाता है और उपनिषदों को सुना जाता है। वेदांग क्या है, वेदों के अंग है, यानी वेदों को पढ़ने के अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो वेदांग श्रुति साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, अतः 17वां का जो आंसर होगा वो आंसर विकल्प बी होगा, वेदांग। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो हमने बताया था आपको कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पहली बार वर्ण पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की व्यवस्था मिलती है। उस हिसाब से इसका जो सही विकल्प होगा यह है 10वां, यानी कि 18वां का सी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है उसको देखें। इनमें से किस वैदिक साहित्य को पशुपति महादेव की उत्पत्ति हड़प्पा की धार्मिक व्यवस्था से विकसित हुए मानते हैं। प्रजापति, रुद्र, विष्णु और पूषण। तो आप सबको पता है कि रुद्र ही हड़प्पा काल में जो देवता थे शिव, वो आगे चलकर वैदिक काल में पशुपति महादेव हो गए। तो इसका सही विकल्प होगा रुद्र, अर्थात विकल्प बी। ठीक है, 19 का बी आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। मानवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। 4 विकल्प है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो आप बताएं कि इसमें से किसमें है जिसमें बताया गया है कि आत्मा का गमन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये व्याख्या उपनिषदों की है। ठीक है, तो 20वां का सही उत्तर होगा उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़े। 21वां जो प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। विकल्प है छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। तो आपको जहां तक पता होगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें सूर्य की देवी गायत्री के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, अर्थात हमारा 21वां का सही विकल्प होगा सी, ऋग्वेद संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है। ठीक है, गोत्र का पहला उल्लेख कहाँ हुआ है, और विकल्प है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही विकल्प होगा अथर्ववेद, अर्थात डी। तो 22वां का सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 23वें प्रश्न की ओर। सबसे पहले लिया जाने वाला कर बताएं। कौन सा कर है जो सबसे पहले लिया जाता था। भाग या युद्ध का लूट का माल, बलि या इच्छापूर्वक दी गई भेंट, विष्टि या बाध्यकारी श्रम, कर या प्रचलित गेहूं का हिस्सा। तो इसका सही उत्तर है भाग या युद्ध का लूट का माल, ए। तो 23वां का सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले लिया जाने वाला कर भाग है, जो युद्ध या युद्ध में लूट का माल, ये दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर। पूर्व वैदिक काल में कितने देवता आर्यों द्वारा पूजित होते थे। विकल्प है सिर्फ 3, 12, 24 और 33। तो आपको जहां तक याद होगा वैदिक काल में कुल 33 देवता होते थे जिन्हें वैदिक आर्य पूर्व वैदिक काल में पूजते थे। तो हमारा 24वां प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अर्थात 33। अब हमारा जो 25वां प्रश्न है इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन उपवेद है। ठीक है, तो आपको 6 दिए हुए हैं, शिक्षा, ज्योतिष, गंधर्व, शिल्प, आयुर और धनुर। तो याद करेंगे हमने आपको उपवेद और वेदांग दोनों बताया था। तो वे उपवेद 4 हैं,
कौन कौन से हैं? शिल्प हो गए, गंधर्व हो गए, आयुर हो गए और धनुर हो गए। ठीक है। और शिक्षा और ज्योतिष जो है ये वेदांग है। वेदांगों की चर्चा हमने की थी, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये 6 वेदांग में आते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये आपके उपवेद हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अर्थात 3, 4, 5 और 6, गंधर्व, शिल्प, आयुर और धनुर। हमने आपको बताया है इन चारों के बारे में, ये 4 उपवेदों के बारे में। इन चारों उपवेदों का उत्तर यहाँ विकल्प सी में दिखाता है। तो हमारे 25वें प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज लगभग 25 प्रश्नों को देखा जो बेसिकली इतिहास से संबंधित है, और इतिहास से संबंधित प्रश्न जो हमारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम ऐसे प्रत्येक दिन एक नए सेट के साथ उपस्थित होंगे, और हमारा टाइमिंग भी यही होगा, लगभग 4 से 4:30 बजे शाम को। तो आप तैयार रहेंगे, हम अगले दिन फिर एक नए सेट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।